सभी मित्रगण, सभी विद्यार्थी वर्ग और सभी शिक्षकगण, हमारे इस चैनल पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे चत्व संधि, जिसका सूत्र है खरीचय। पिछली वीडियो में हमने व्यंजन संधि की, ष्टुत्व संधि, जश्चत्व संधि और स्तुत्व संधि को भी समझ लिया है। जिन्होंने इन संधियों की वीडियो नहीं देखी है, उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं चत्व संधि, जिसका सूत्र है खरीचय। जिन विद्यार्थियों ने जश्चत्व संधि की वीडियो को देखा है, जिन्हें जश्चत्व संधि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है, तो जश्चत्व संधि में उन्होंने क्या समझा था, क्या पढ़ा था कि जश्चत्व संधि में झल वर्णों को जस हो रहा था, लेकिन चत्व संधि में झल वर्णों को क्या होगा, चर होगा। बहुत ही आसान सी संधि है चत्व संधि। अगर इसे थोड़ा सा ध्यान देकर के समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम इसकी जो परिभाषा है वो जान लेते हैं। यदि झल वर्णों के बाद खर वर्ण कौन से होते हैं, का, खा, चा, छ, टा, ठा, ता, था, पा, फा, सा, श, श वर्ण आए तो झल वर्ण के स्थान पर चर यानी क, च, ट, त, प वर्ण हो जाता है। तो इसका उदाहरण जानने से पहले तो हम यही जान लें कि झल वर्ण कौन से हैं और ये चर वर्ण कौन से हैं। तो संधि बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। पहले व्यंजन को समझ लें। व्यंजन में जो वर्ण होते हैं, सबसे पहले तो उसमें 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं और अंतस्थ व्यंजन होते हैं यर अलावा, और उस व्यंजन होते हैं स, श, श, ह। और इन्हीं व्यंजनों में झल वर्ण भी होते हैं और खर वर्ण भी होते हैं और चर वर्ण भी होते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो, जब झल प्रत्याहार की बात हो रही हो, जब झल वर्णों की बात हो रही हो, तो किन अक्षरों की बात होगी, किन वर्णों की बात होगी। तो जो वर्ग हैं, जो वर्ग के 1, 2, 3, 4 अक्षर हैं, उनको झल वर्ण के नाम से याद कर लें। जैसे हर वर्ग में 5, अभी बताए थे कि 5 अक्षर होते हैं, लेकिन जो 5वां अक्षर है उसको छोड़ करके जो 4 अक्षर हैं, उन 4 अक्षरों को झल वर्ण माना गया है। यहाँ पर देखिए का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। ये झल प्रत्याहार के वर्ण हैं। अगले हैं खर प्रत्याहार, यानी खर वर्ण कौन से होंगे, तो जो पहला और दूसरा है, यहाँ पर देखिए पहला दूसरा जो अक्षर है वो खर वर्ण है, यानी का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा और सा, शा, श। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि खर वर्ण कौन से हैं। अब चर वर्ण कौन से हैं, जो वर्ग का पहला अक्षर है, जैसे कवर का का, चवर का चा, टवर का टा, तवर का ता और पवर का पा। ये पहले अक्षर चर वर्ण कहलाते हैं। चर वर्णों को और आसानी से समझना है तो इस तरह से वर्ग का जो पहला अक्षर है, पहले अक्षर से आप याद कर लीजिए कि क, च, ट, त, प, ये चर वर्ण है। और झल वर्ण कौन से हुए, कवर के चारों अक्षर, चवर के चारों अक्षर और टवर के चारों अक्षर, तवर के चारों अक्षर और पवर के चारों अक्षर। खर वर्ण कौन से हुए, देखिए खर वर्ण भी कवर्ग, चवर, टवर्ग, तवर, पवर के पहले और दूसरे अक्षर और सा, शा, शा। बहुत ही आसान सा तरीका है इसको याद रखने का कि जैसे झल वर्ण है 1, 2, 3, 4, यानी 1234 झल वर्ण, और खर वर्ण कौन से हैं 12, इसको 12 करके याद रख लीजिए, 1 और 2, यानी झल वर्ण 1, 2, 3, 4, खर वर्ण 1, 2 और चर वर्ण 1। इस तरह से 1234 और 12 + 1, इस तरह से आप याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि चत्व संधि में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब आपने सब समझ लिया कि झल वर्ण कौन से हैं, खर वर्ण कौन से हैं और चर वर्ण कौन से हैं।
अब जब हम इसका उदाहरण सीखेंगे, उदाहरण समझेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जसत्व संधि में जस हो जाना ही जसत्व था, इसी तरह से चत्व संधि में चर हो जाना चत्व संधि है। अब यहाँ पर देखिए, पहला शब्द है विपद, विपद, और दूसरा है काल है। अब यहाँ पर जो है ये है दा, दा के बाद क्या आया है, का आया है। दा कौन से वर्ग का है, तवर्ग का है। देखिए यहाँ पर है ता था दा धा, ये ता था दा धा झल वर्ण है। और यहाँ पर जो का है, का क्या है, ये वर्ग का पहला अक्षर है। तो ये जो पहला अक्षर है किसका अक्षर है, ये खर वर्ण का है। तो जब झल के बाद खर वर्ण आए तो झल वर्ण अपने ही वर्ग के पहले वर्ग में, पहले ही वर्ण में बदल जाएगा। तो बहुत आसानी से देखिए, समझिए, यहाँ पर जो है 4 वर्ण लिखे हुए हैं। ये जो दा है, ये दा तवर्ग का दा है, तो ये दा अपने ही वर्ग के पहले वाले वर्ण में बदल जाएगा। और ध्यान रखने की बात ये है कि ये शब्द कुछ नहीं बदलता है, ये जैसा है वैसा ही रहता है, सिर्फ अंतर किस में आता है, इसमें, ये दा ता में बदल जाता है। बस इतना याद रखना है कि जो यहाँ पर वर्ण होगा वो अपने वर्ग के पहले वाले अक्षर में बदल जाएगा, पहले वाले वर्ण में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर दा है, और दा किसका, किस वर्ग का है, तवर्ग का है। तो तवर्ग का जो पहला अक्षर है ता है, तो दा ता में बदल गया। यहाँ पर देखिए दा ता में बदल जाएगा और शब्द बनेगा विपत काल है, क्योंकि ये दा जो है आधा है, हलंत है, तो ये आधे ता नहीं बदलेगा, इसलिए यहाँ पर जो है क्या बना है, ये आधा ता लगा है यहाँ पे, इसलिए शब्द बना है विपत काल है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा शब्द है दिग्पाल। अब यहाँ पर कुछ नहीं बदलता है, यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, इस वर्ण को देखना होता है कि ये वर्ण किसका है। तो ये वर्ग का पहला अक्षर है, यानी खर वर्ण है, और ये गा क्या है, ये झल वर्ण है। झल वर्ण के बाद खर वर्ण है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये 4 अक्षर हैं, और ये गा आया है, गा किस में बदल जाएगा, गा का में बदल जाएगा। बस इतना ही याद रखना है कि झल वर्णों के बाद अगर खर वर्ण आता है तो वर्ण जिस वर्ग का है वह अपने पहले अक्षर में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है गा, गा यहाँ पर है, तो ये गा अपने वर्ग के पहले वाले अक्षर में बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए का, तो इस तरह से का में बदल जाएगा और बनेगा दिक्पाल है। यहाँ पर देखिए इसमें कोई अंतर नहीं होगा, ये पाल ऐसे ही लिखा है, बस ये जो गा है ये का में बदल गया है। एक और उदाहरण देखिए, सदकार है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, दा किस वर्ग का है, तवर्ग का है, और दा के बाद में क्या आया है, का आया है। का क्या है, ये खर वर्ण है, यानी कवर्ग का पहला ही अक्षर है, ठीक है। और दा क्या है, दा झल वर्ण है, तो झल के बाद क्या आया, खर वर्ण आया, का आया। तो ये जो दा है वो क्या होगा, अपने ही वर्ग के पहले वाले अक्षर में बदल जाएगा। तो ये देखिए ता आ गया, दा ता में बदल गया और यहाँ पर बना सत्कार। अब जब आपको सत्कार की संधि विच्छेद करनी होगी तब आप इसका ध्यान देंगे कि जो का है उसके आगे ता लगा है, तो ता अपने ही वर्ग के जो है तीसरा वर्ण होगा, इसलिए जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे सद प्लस कार है। अगला शब्द है संपद समय। अब यहाँ पर देखिए दा, ये इसी तरह से जैसे अभी हमने किया था ये भी हो जाएगा संपत समय है, दा ता में बदल जाएगा।
देखिए यहाँ पर जो दा है वो अपने ही वर्ग के पहले वाले वर्ण में ता में बदल जाएगा और शब्द बनेगा संपत समय है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पर क्या आया है, सा आया है। यहाँ पर पहला और दूसरा तो नहीं आया, खर वर्ण क्या आया, सा आया है। तो यहाँ पर देखिए पहले ही बताया था कि खर वर्ण में क्या आएंगे, पहले और दूसरे आएंगे वर्ण, और क्या आएंगे, तीनों ही सा सा शा आएंगे। और अगर आए तो उसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा या उसी वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है कि यहाँ पर कितने सा हैं और एक यहाँ पर हा भी दिखाई दे रहा है। तो कैसे जाने कि कौन से सा का कौन सा वर्ग है। तो एक बात और याद रखने की है कि जब भी आदेश होता है स्थानीय जो वर्ण होते हैं, स्थानीय वर्णों को ही आदेश होता है, यानी जो जिनका जो उच्चारण स्थान है उसी उच्चारण स्थान के जो वर्ण होते हैं, उसी उच्चारण स्थान के जो वर्ण जिस वर्ग में आते हैं उसी में बदलाव होता है। जैसे कवर्ग है, कवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, तो कवर्ग में हा रहेगा। अब ये जो चवर्ग है, चवर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु से होता है। तो इसमें हमें देखना है कि जो सा है हमारा यहाँ पर तालु से बोले जाने वाला कौन सा सा है। तो ये जो सा है ये हमारा तालव्य सा है, तो इसका स्थान होता है यहाँ पर, यानी इसका जो वर्ग बनेगा वो ये बनेगा। और जो ये हमारा मूर्धन्य सा है, इसका जो वर्ग होता है वो होता है टवर्ग, क्योंकि जो टवर्ग के जो वर्ण हैं वो मूर्धा से बोले जाते हैं। इनका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है, इसलिए जो ये सा है ये भी मूर्धन्य सा है। मूर्धा का पता है ना, जबकि मूर्धा वाले जो वर्ण हैं जब बोले जाते हैं तो जीभ अंदर को मुड़ जाती है। अभी आप इसका जो है बोल करके देख लीजिए, टा ठा डा ढा, जीभ अंदर को मुड़ रही है। तो जब बोलते समय जीभ अंदर को मुड़े तो उनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। उसी प्रकार से जो ये सा है मूर्धन्य सा, जब हम इसको भी बोलते हैं तो हमारी जीभ अंदर को मुड़ जाती है। तो यानी इन टवर्ग के जो वर्ण है और जो मूर्धन्य सा है, इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। अब दूसरा जो आता है ये वाला जो सा है, ये इसका उच्चारण स्थान होता है दंत। जैसे तवर्ग के ता था दा ध न, ये सारे जो हैं वर्ण आते हैं बोले जाते हैं दंत से। तो ये जो सा है हमारा ये भी दंत्य सा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये सा है हमारा, ये इसका किस वर्ग का है, तवर्ग का। तो ये अपने तवर्ग के ही वर्ण का जो है पहला अक्षर में बदलेगा। एक बात और अच्छी तरह से समझ लो कि अगर ये शा होगा तो ये चवर्ग का वर्ण होगा, और ये मूर्धन्य सा होगा तो ये टवर्ग का होगा, और ये जो दंत्य सा होगा ये तवर्ग का होगा। अब इसीलिए यहाँ पर देखिए दा के बाद आया है सा, तो इस वर्ग का भी उच्चारण स्थान है दंत और इस सा का भी उच्चारण स्थान है दंत। तो ये इसी वर्ग के पहले अक्षर ता में बदल गया और इसीलिए बना ये संपत समय। अगला एक यहाँ पर इस शब्द को देखिए, का कुंभ में भा, उसके आगे पा, पा तो भा पा में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि जो ये भा है वो अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाएगा और इस प्रकार जो शब्द बनेगा वो बनेगा का कुम प्रांतः। इस शब्द को भी देख लीजिए, जैसे उदकीर्ण, यहाँ पर देखिए दा ता में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि जो देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं दा, ये जो दा है वो तवर्ग का वर्ण है और इसलिए दा ता में बदल जाएगा और शब्द बनेगा उत्कीर्ण है। अब आपको इसकी परिभाषा बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। देखिए आप समझ चुके हैं कि झल वर्ण कौन से हैं, खर वर्ण कौन से हैं और चर वर्ण कौन से हैं। तो परिभाषा में क्या बताया जा रहा है कि यदि झल वर्णों के बाद यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्णों के बाद क्या आए, खर वर्ण आए। कौन खर वर्ण क्या होते हैं? वो भी वर्ग के पहले और दूसरे, जैसे
कवर का पहला दूसरा, चवर का पहला दूसरा अक्षर, टवर का पहला दूसरा अक्षर, तवर का पहला दूसरा अक्षर, पवर का पहला दूसरा अक्षर और तीनों सा शा ये वर्ण आए तो झल वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है, चर वर्ण हो जाते हैं। और चर वर्ण कौन से हैं, हर वर्ग का पहला अक्षर, जैसे कवर का, चवर का चा, टवर का टा और तवर का ता और पवर का पा वर्ण हो जाता है। अब ये कैसे कैसे हो जाता है ये अभी आपने सीख लिया है, समझ लिया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक भी करें, इससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ गया है। और वीडियो देखने के बाद अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।